हेलो एवरीवन, स्टार्ट करें अपना अगला सेशन। हाँ सर, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम पीजीबीपी का। 7 8 9 10 4 क्वेश्चन, उसके बाद पीजीबीपी खत्म। और पीजीबीपी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा और आप 100% मार्क्स स्कोर करके आओगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये अप्रोक्सीमेटली 14 मार्क्स तक का आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। और इसमें जनरली होता क्या है, करेक्ट प्रॉफिट निकालना होता है। क्या होता है सर? करेक्ट प्रॉफिट निकालना होता है। देखो रिक्वायरमेंट पढ़ो पहले। You are required to compute the profit and gain of Mr. Shivam under presumptive taxation under section 44 AD and PG profit and gain as per normal provision of the act, assuming that he has not opting for the provision of 115 BAC। क्या बोला सर? प्रॉफिट निकालने के लिए। इसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला प्रॉफिट निकालने को, लेकिन प्रॉफिट भी दो तरीके का निकालने वाला बोला है। एक आपने 44 एडी का प्रेजेंटिव पढ़ा था और एक आपने क्या पढ़ा था, 44 एबी का टैक्स ऑडिट वाला पढ़ा था। दोनों प्रॉफिट निकालने की बात कर रहा है। मास्टर क्वेश्चन है बेटा, मास्टर क्वेश्चन। अज्यूम दैट ही द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ टर्नओवर रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सारे के सारा पैसा बैंक अकाउंट के थ्रू आया है। सारा का सारा पैसा बैंक अकाउंट के थ्रू आया है, आपको ये समझना है सर। हाँ, 44 एडी हमको आता है। हमने क्या पढ़ा था 44 एडी के अंदर? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अगर कभी भी आए तो टर्नओवर का 6% और 8% हम लेते हैं। 6% कब? जब सारा का सारा अमाउंट कैश अदर देन एनी मोड अदर देन कैश हो, अकाउंट पे चेक से हो, एनएफटी से हो, आरटीजीएस से हो, भीम पे, गूगल पे, यूपीआई कहीं से भी हो, अदर देन कैश हो। और टर्नओवर का 8% प्रॉफिट मानते हैं अगर कैश टर्नओवर हो। आपसे अब भी क्वेश्चन में बोला कि कंप्लीट टर्नओवर अकाउंट पे चेक से है। दिख रहा है यहाँ पे अकाउंट पे चेक से है, तो सर सीधी बात, नो बकवास, 44 एडी निकालेंगे तो आपका देखिए, आपका टोटल टर्नओवर कितना लिखा है, 1,12,11,500 रुपीज लिखा है। का 6% निकाल दो, कितना आता है? 1,11,00,000, सॉरी 1,12,00,000 112,11500 का 0.06, दैट इज सर आपका 6,72,000 रुपीज। 6,72,690 रुपीज, 672,690 रुपीज आपका आता है प्रॉफिट एज पर प्रिवेंटिव टैक्सेशन। प्रॉफिट एज पर प्रेजेंटिव टैक्सेशन। अब बताओ सर, प्रॉफिट एक्स पर प्रेजेंटिव टैक्सेशन आ गया 44 एडी वाला। ये कितना इजी क्वेश्चन था सर। देखो, अगर टाइम कम हो तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो। टाइम कम हो तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो। अकाउंट पे ही से था सर, 44 एबी वाला प्रॉफिट निकालना था, 44 एडी वाला प्रॉफिट निकालना था। मतलब प्रेजेंटिव टैक्सेशन निकालेंगे तो 44 एडी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 6,72,690। सॉल्यूशन आ गया सर, हाथ में आया है सॉल्यूशन। देखो, आओ आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं सॉल्यूशन कहाँ लिखा है। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एज पर सेक्शन 44 एडी, एज पर सेक्शन 44 एडी, where the amount of turnover is received by way of account pay check or use of electronic clearing system through bank account or through such other prescribed electronic modes, the presumptive business income would be 6% of turnover, that is 1 lakh 1,12,11,500 का 6%, 672,690। इसमें कुछ भी समझना नहीं था, 3 मिनट खराब हो गए आपके। ये पूरा 3 मिनट खराब गया क्योंकि कुछ भी समझने वाला नहीं था। दूसरा समझने वाली बात क्या आती है, अब आओ यहाँ पे लाइन से समझो। सर हमें एक और प्रॉफिट निकालना है। कौन सा प्रॉफिट निकालना है सर? हमें प्रॉफिट निकालना है एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर हम 115 बीएससी नहीं ले रहे हैं तो पता है, इतना बड़ा जो क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा ये जो क्वेश्चन है, इसमें ऑलवेज एक चीज मिलेगी आपको कि कुछ ऐसी चीजें, इसमें कुछ ऐसी चीजें एज अ एक्सपेंस ले ली गई होगी जिसको नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें एज अ इनकम ले ली गई होगी जिसको नहीं लेना चाहिए। कुछ खर्चे ज्यादा ले लिए गए होंगे, कुछ खर्चे कम लिए गए होंगे, कहीं इनकम बढ़ा दी गई होगी, कुछ अदर हेड का आइटम बिजनेस हेड में ले लिया गया होगा जिसको सेपरेटली देखना होगा, इस तरीके की चीजें ले ली गई होंगी। डेप्रिसिएशन गलत लिया गया होगा। ये कॉमन कॉमन एडजस्टमेंट्स होती हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एकदम कॉमन एडजस्टमेंट होती है। तो एक फॉर्मेट आपको समझाते हैं। आओ बेटा, फॉर्मेट।
ये फॉर्मेट छोटा सा समझो कि इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्या मजाक कर रखे हो सर? नहीं मजाक नहीं, भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या है सर फॉर्मेट? देखो, अगर आप कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम कर रहे हो, ठीक है, आपने बिजनेस इनकम कंप्यूट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप देखो नेट प्रॉफिट कौन सा, जो क्वेश्चन में दिया होगा। अभी आपके क्वेश्चन में देखिए जो पीएनएल अकाउंट दिया उसमें नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है, पीएनएल में दिया हुआ है, ठीक है। अब उस प्रॉफिट में, ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट में कुछ आइटम इनएडमिसिबल होंगे, नॉट अलाउड होंगे। मतलब हो सके इस प्रॉफिट में कुछ ऐसा खर्चा क्लेम किया हो जो खर्चा क्लेम नहीं होना चाहिए था, या अदर सोर्सेज की इनकम इंक्लूड हो, तो ऐसा कुछ भी है तो उसको कंसीडर सेपरेटली कर सकते हैं, अलग से। देखो मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट भी इसी प्रॉफिट के अंदर लिखा है, इसी प्रॉफिट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी अमाउंट लिखा है, तो उसको कंसीडर सेपरेटली करते हैं। तो सर ठीक है, इन सब चीजों को हम कैसे देखेंगे? देखो, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिससे इनकम बढ़ती है, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिससे इनकम बढ़ती है, पीएल मेरा इंक्रीज होता है। कौन कौन से आइटम है? डेप्रिसिएशन एज पर पीएनएल अकाउंट, कंपनीज एक्ट का अगर डेप्रिसिएशन आपके पीएल में दिया है तो उसको ऑलवेज ऐड कर दीजिए। कंपनीज एक्ट का पीएल दिया ऑलवेज ऐड कर लीजिए। कैपिटल गेन कोई दिया है, आईएफओएस दिया है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दी हुई है, इन सब चीजों को आप क्या करेंगे बताओ? कंसीडर सेपरेटली करेंगे। इसको ऐड करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं यहाँ पे, ये ऑलरेडी हो सकता है ऐड हो, तो आप इसको एक बार हटा सकते हो। पीजीबीपी के केस में आप इसको हटा सकते हो। अब ये कैपिटल गेन, आईएफओएस, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये सेपरेटली कंसीडर करेंगे, यहाँ पे ऐड करने की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे? कंसीडर सेपरेटली। उसके बाद हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट इफेक्ट के कारण इनकम बढ़ रही हो, ठीक है। कुछ ऐसे इनकम हो सकते हैं जिसको डिडक्ट किया जाता है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो इनकम को गिराएंगे, जो डिडक्टेबल होते हैं, एक्सपेंस अलाउड होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट वाला डेप्शन जुड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट वाला डेप्शन हटेगा। एक्सपेंस रिलेटेड टू एग्जिम्ड इनकम, जिसकी इनकम ही एग्जिम्ट थी उसका तो खर्चा अलाउड होता ही नहीं है, जिसकी इनकम ही एग्जिम्ट थी उसका तो खर्चा अलाउड ही नहीं होता है, ठीक है सर। एडजस्टमेंट इफेक्ट कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ एडजस्टमेंट करोगे, प्रॉफिट और इनकम आप निकालोगे। अब आइए सर यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवम है अ रिटेल ट्रेडर ऑफ कोचिन गिव्स द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2030। 31 मार्च 2030 के लिए इन्होंने एक अकाउंट दे दिया है, ठीक है, जिसका ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओके सर। सैलरी है, रेंट एंड रेट्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, डेप्रिसिएशन है, क्या होगा? या एड बैक होगा। जो भी डेप्रिसिएशन आपको दिख जाए पहले पीएल वाला डेप्रिसिएशन एड बैक कर लेना, ओके सर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर शॉर्ट टर्म, ओके सर। ये देखो सर, ये क्या एक नया बवाल आ गया, शॉर्ट टर्म लॉस, ये पीएल का आइटम है ही नहीं, इस लॉस को क्यों यहाँ पे रखा है भाई? ये पीएनएल का आइटम है ही नहीं सर, ये पीएल का है ही नहीं सर, इसको ऐड बैक करिए। इस लॉस को आपको कंसीडर सेपरेटली करना था, इसको आपको तुरंत ऐड बैक करना पड़ेगा, ओके सर। अदर जनरल एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ये सब सही है, ये सब सही है, ओके। आगे आइए, ग्रॉस प्रॉफिट, ओके सर। बाई इनकम फ्रॉम यूटीआई, 2400 रुपए की यूटीआई की इनकम। सर यूटीआई से आने वाली इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इन्होंने पीजीबीपी में इनकम दिखा रखा है जो गलत है, ये इनकम हटेगी बिकॉज ये एग्जेम्प्ट इनकम है। साथ ही साथ ये आईएफओएस में भी तो एग्जेम्प्ट होती है, पीजीबीपी में तो ये जाएगी नहीं। हम क्या निकाल रहे हैं? पीजीबीपी की इनकम। देखो, profit and gain of Mr. Varun for the presumptive taxation 44 AD and profit and gain as per normal provision of the act, ठीक। तो भाई 44 एडी में भी ये, सॉरी, ये वाला जो इनकम होता है ये एग्जेम्प्ट होता है, तो ये इनकम में मेरे टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है। अब आइए सर और भी कुछ बातें समझते हैं, और भी कुछ बातें समझते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ और बातें बताई गई हैं, इन कुछ और बातों में पता है क्या होगा? कुछ एडजस्टमेंट आपसे करवाएगा, कुछ गलत किया होगा उसको सही करवाएगा, या ऊपर जो बातें लिखी है ना उसको फर्दर एक्सप्लेन करेगा। कुल मिला जुला के इसमें हुई गड़बड़ियों के सुधार के बारे में बात करेगा कि भाई ठोक पीट के कैसे इन चीजों को सही कर दो, ठोक पीट के कैसे इन चीजों को सही कर दो, उसके बारे में बात करेगा, ओके सर। आइए देखते हैं। इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक वर ओमिटेड, कुछ स्टॉक छूट गए थे, टू बी इंक्लूडेड इन बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ विच वर, कुछ स्टॉक्स छूट गए थे ओपनिंग और क्लोजिंग में दिखाने के लिए, कुछ स्टॉक्स छूट गए थे जिनकी वैल्यू कितनी है?
ओपनिंग स्टॉक 9,000 छूट गए थे, क्लोजिंग स्टॉक 18,000 छूट गए थे। मतलब क्या है सर? सर ये एक एरर है। ये क्या है सर? ये एक एरर है। एरर को हमको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा बॉस। एरर है, एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे। अगर हम इस एरर को रेक्टिफाई करते हैं, मेरे साथ सुनो यार, ओरल सॉल्यूशन करना इधर आओ। एरर को रेक्टिफाई करते हैं मतलब ये 99,000 होगा, 9,000 रुपए जोड़ देंगे, 9,000 रुपए छूट गया था, और यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक में प्लस 18,000 हो जाएगा। अगर आप कायदे से देखो तो सर यहाँ पे आपने प्लस 9,000 किया, यहाँ पे आपने प्लस 18,000 किया, तो डिफरेंस में ग्रॉस प्रॉफिट में 9,000 रुपए बढ़ जाएगा। हाँ सर, ग्रॉस प्रॉफिट में 9,000 रुपए डिफरेंस का तो बढ़ जाएगा। अरे ये तो करने आता ही है सर। 9,000 रुपए ओपनिंग में बढ़ाए, 9,000 रुपए क्लोजिंग में बढ़ाए, तो ये सॉरी 9,000 रुपए ओपनिंग में बढ़ाए, 18,000 रुपए क्लोजिंग में बढ़ाए, सर डिफरेंस 9,000 प्रॉफिट बढ़ा देगा। सर मेरा प्रॉफिट आएगा 3,03,600 प्लस 9,000, दैट इज सर 3,12,600 रुपीज। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3,12,600 रुपीज। चाहिएगा तो वर्किंग नोट में एक एडिशनल ट्रेडिंग अकाउंट बना के इसको दिखा दीजिएगा। मतलब सर अगर अभी हम इस बात को समझें तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 3,12,600 रुपए, बिल्कुल सही बात। साथ ही साथ सर हम इसमें कुछ एड बैक करना है। एड बैक क्या करना है सर? 1,05,000 रुपए सर ये मैं एड बैक कर रहा हूँ। मुझे मैं किसी सही पेन से लिखता हूँ। 3,12,600 रुपए, सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, चलो इसी से लिख देते हैं। 3,12,600 रुपए मैंने प्रॉफिट निकाला। सर साथ ही साथ सर ये वाला एड बैक होगा, डेप्रीशिएशन मेरा 1,05,000 रुपए का एड बैक होगा, डेप्रीशिएशन। सर उसके अलावा आपका ये वाला जो लॉस है ना, ये लॉस होना ही नहीं चाहिए था, तो सर लॉस भी ऐड होगा 1,05,000। ये सही चल नहीं रहा है, परेशान मत हो, 1 मिनट 1 मिनट का बस हमको समय दे दो। चलिए सर कितना था? 1,12,000, सॉरी 3,12,600 आपका प्रॉफिट है, 3,12,600 रुपए का प्रॉफिट है। सर डेप्रिसिएशन 1,05,000 रुपए सर ऐड हो जाएगा। ओके सर। सर ये 8100 का ये 8100 का लॉस क्लेम नहीं होना चाहिए था सर, कंसीडर सेपरेटली था। सर ये 8100 यहाँ ऐड हो जाएगा। सर ये जो इनकम है ना IFOS में एग्जेम्प्ट है सर, 2400 सर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2400। ओरल सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा, ओरल सॉल्यूशन करिए। सर ये वाली एरर को मैंने रेक्टिफाई कर लिया, आगे पढ़ा लें। सैलरी इंक्लूड 10,000 पेड टू हिज ब्रदर, अपने ही भाई को कोई सैलरी दे रहा है ये, विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000। 10,000 में 2,000 रुपए रिजनेबल नहीं है। एक्स्ट्रा दे दिए, गलत दे दिए, गलत दे दिए तो भैया वो खर्चा अलाउड थोड़ी किया जाएगा। -2,000 खर्चा गलत दिए हो ना, सीधा हो भाई, खर्चा गलत दिए हो ना, ज्यादा खर्चा दिखाए थे, 10,000 रुपए दिखा दिए थे, जबकि 2,000 रुपए गलत दिखा दिए हो। खर्चा 8,000 होना चाहिए, तो 2,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ा दीजिए, +2,000 कर दीजिए, +2,000 कर दीजिए। भाई 10,000 रुपए खर्चा क्लेम करके अपने प्रॉफिट को गिराए हो, लेकिन खर्चा 8,000 होना चाहिए, वो तो 2,000 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट कम किए हो ना, तो अपने प्रॉफिट को बढ़ा दो, 2,000 रुपए जोड़ दो। नेक्स्ट समझिए। द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वॉज पेड इन कैश बाय वे ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ मिस्टर रमेश। सर सेक्शन 48(3) आ गया सर। 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट अगर आप सिंगल डे टू सिंगल पर्सन अगर आप कैश में कर देते हो तो सर वो खर्चा डिसअलाउड हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ये वाला खर्चा 23,200 रुपए का था, जिसको उन्होंने कैश में कर दिया है, तो सर पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो सर 23,200 रुपए से इनकम आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 23,200 रुपए से क्या हो जाएगी सर? इनकम आपकी बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ सर। आगे देखते हैं सर। सर देखिए, द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1,05,000 रुपीज, जिसको ऑलरेडी हमने एड बैक कर दिया है, was based on the following information. The opening balance of plant and machinery that is written down value on 31 मार्च 2022 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 21-22, मतलब ये 1 अप्रैल 2022 की वैल्यू समझिए 4,20,000 रुपए की है, ठीक है, 4,20,000 रुपए की वैल्यू है मेरी। A new plant falling under the same block of depreciation was brought on 1st of July 2022, 1 जुलाई 2022 को आया है बॉस।
अब 1 जुलाई 2022 को अगर कोई आया है, पहले देखो एडिशनल डेप्शन लगेगा कि नहीं, रिटेल ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, इसलिए एडिशनल डेप्शन की बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये फुल ईयर का डेप्शन मिलेगा क्योंकि 180 डेज और मोर यूज हुआ है, जुलाई में आ गया था, फॉर 70,000। टू वुड प्लांट वर सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022 फॉर 50,000 रुपीज। ओके सर, यहाँ पे सीधी सी बात है, 70,000 रुपए का 70,000 रुपए का आपने एक नया प्लांट खरीदा और 50,000 रुपए के 2 प्लांट बेच दिए, तो भी आपकी WDV कितनी हुई? तो सर 4,20,000 प्लस 70,000 माइनस 50,000, दैट इज सर आपकी 4,40,000 की WDV हो गई। बेटा कैलकुलेट करने आ रहा है ना, 4,40,000 की WDV होगी। सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू जो स्टॉक आया आपका, ये क्लोजिंग WDV, इसका कितना परसेंट सर? 15% का डेप्रिसिएशन आएगा। तो 4,40,000 का 0.15 दैट इज 66,000 का सर आपका डेप्रिसिएशन होगा। तो सर यहाँ पे आप अगर आते हैं तो सर इस क्वेश्चन में सर क्या होगा? माइनस 66,000, डेप्रिसिएशन वाला माइनस 66,000। हाँ सर, उसके बाद आते हैं, देखो जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होगे तो टाइम हो सके आपके पास कम हो, बिकॉज आपको IDT भी करना है, DT भी करना है, IDT भी करना है, सब कुछ करना है भाई, भेजा है अपना। हो सकता है टाइम आपके पास कम हो, मैं अगेन बोल रहा हूं, हो सकता है टाइम आपके पास कम हो। अगर टाइम कम हुआ तो एक एक एडजस्टमेंट करते जाना मेरे भाई। ये वाली गलती कभी मत करना कि सर हम उठाए, पहले ये पूरा एक पेज पढ़े, फिर दोबारा ये वाला पेज पढ़े, और लास्ट में जाके हम पढ़े कि भैया भैया हाँ रिक्वायरमेंट क्या पूछा था। कभी भी गलती नहीं करना है, पहले पेपर उठाओ, पहला पेज, अच्छा ट्रेडर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, पूछ क्या रहा है। जब ये पता चल जाएगा ना पूछ क्या रहा है, तो उसी डायरेक्शन में सोचते हुए आप आगे काम करोगे। जैसे ही पता चल जाएगा कि पूछ क्या रहा है, तो उसी डायरेक्शन में आप सोचते हुए आगे काम करोगे और आपको बड़ा मजा आएगा। जैसे ही पता चलेगा कि पूछ क्या रहा है, उसी डायरेक्शन में सोचते हुए काम करोगे, मैं पहले बता रहा हूँ। अब सर उसी डायरेक्शन में सोचते हुए कर तो रहे हो, तो सारे एडजस्टमेंट एक साथ लाइन से पढ़ते मत जाना। हाँ ये है 1 2 3 4 5 6 पढ़ लिए, उसके बाद जब लिखने गए फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 पढ़ना, टाइम नहीं है भैया। तुरंत स्केल से मार्जिन बनाओ, लिखो, खींचो, डेप्रिसिएशन सबसे पहले जोड़ दो, 2 नंबर तुरंत मिल गए। ये PL वाला देखो, सिर्फ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं पढ़े होते, ये वाली एडजस्टमेंट कर दिए, ये वाली एडजस्टमेंट कर दिए और डेप्शन को एड बैक कर दिए, 2 नंबर ऐसे ही दे देगा। तो क्यों छोड़ते हो भाई? तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले लाइन वाइन खींचोगे, क्वेश्चन नंबर ऊपर लिखोगे, फिर एक एक क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे। अरे ऐसे मत करो भैया, डायरेक्ट लिखना शुरू करो। चलो, डेप्शन 66,000 का डिडक्ट होगा, आगे आओ। और जब जैसे मान लो आपने क्या किया, बुक उठाओ, सुनो 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 एक सेकंड, बुक उठाया, ये बुक है आपकी, आपने लाइन वाइन खींच दिया, ठीक है, इन दोनों पेजेस पे आप सॉल्यूशन करोगे। एक पेज छोड़ा, यहां से आप लिख लो शेड्यूल या नोट्स टू अकाउंट। अब नोट्स टू अकाउंट में आपने ट्रेडिंग, अपडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते थे, जो 9,000 ओपनिंग में ऐड हुआ और 18,000 रुपए क्लोजिंग में ऐड हुआ है। डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बना सकते थे नोट्स में, नोट्स का पेज यूज करो, शेड्यूल बनाने के लिए नोट्स का पेजेस भी यूज करो पूरा बात का, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए, रेंट एंड रेट्स इंक्लूड GST लायबिलिटी ऑफ 3400 पेड इन 4 अप्रैल 2023। रेंट एंड रेट्स इंक्लूड GST लायबिलिटी ऑफ 3400, जो GST लायबिलिटी आपने 3400 की पे की है वो रेंट एंड रेट्स में इंक्लूडेड है। उसका क्या करेंगे अभी आगे दिखाते हैं हम आपको, उसका क्या करेंगे, आगे आओ। अदर जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 पेड एज डोनेशन टू अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। भाई डोनेशन अगर आपने दिया है तो वो खर्चे में अलाउड नहीं होता है, डोनेशन अगर आप देते हो तो वो खर्चे में अलाउड नहीं होता है। इसलिए क्या होगा सर, डोनेशन जब आपका खर्चे में अलाउड नहीं होता तो डोनेशन का अमाउंट ऐड हो जाएगा, वो तो सर डिडक्शन मिलेगी ना। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए तो 80G में जाके डिडक्शन लो ना, 2,000 रुपए का ही दिए हो तो, लेकिन खर्चा तो नहीं है सर, वो खर्चे में तो अलाउड नहीं होगा कभी भी। हाँ सर, वो खर्चे में कभी भी अलाउड नहीं होगा। अब एक चीज और बात समझिए सर, अब आइए रेंट रेट्स एंड टैक्सेस में पर। यहाँ पे इन्होंने बोला 3400 रुपया पे किए हैं 7/4/2023। मैंने आपको 43B एक सेक्शन पढ़ाई हुई है, मैंने आपको 43B एक सेक्शन पढ़ाई हुई है, अभी आपको याद आ जाएगा। जब मैंने बोला था कि याद करो 31 मार्च 2023 है, तो सर इस ईयर तक का जो बैंक का इंटरेस्ट लग गया, या फिर मैंने बोला था ना रेलवे वाला, रेलवे के जो चार्जेस हैं वो आप कब तक पे करोगे तो अलाउड होता है। सर मैंने बोला था रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक 31 अक्टूबर 2023 तक पे कर सकते हो। सेम सर होता है GST के पेमेंट के लिए कि भैया 31 मार्च 2023 तक का जो GST पेमेंट होगा वो 31 मार्च 2023 को तो जमा नहीं कर दोगे ना,
लेकिन अगर वो 31 अक्टूबर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले तक अगर आपने जमा कर दिया है तो वो खर्चा भी अलाउड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रेंट रेट्स इंक्लूड जीएसटी 3400 रुपए एक रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट। इसके लिए क्या रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर 2023 के पहले पहले रेंट, ये आपने 3400 रुपए जीएसटी लाइबिलिटी जमा कर दी है, इसलिए यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। रेंट और रेट्स में अगर 3400 रुपीज इंक्लूड है तो वो इंक्लूड ही रहेगा और वो पूरा अलाउड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके सर, तो सर एक बार आइए इनकम जरा जोड़ें। देखिए मेरे साथ प्लीज आप लोग भी अपना कैलकुलेटर उठा लो, प्लीज उठा लो बेटा। 3,12,600 प्लस 1,05,000 प्लस 8,100 माइनस 2,400 प्लस 8,100 कहाँ से गया? अच्छा चलो कहीं से आया होगा। माइनस 2,400 प्लस 2,000 प्लस 23,200 माइनस 66,000 प्लस 2,000 डेट इज आपका क्या 34,45,000 आ रहा है क्या? चेक करना जरा, क्या यही वाला भी आपका आ रहा है 38,45,000? क्या यही आ रहा है क्या 38,45,000 आ रहा है क्या? बताओ प्लीज। 38,45,000 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो प्लीज, ऐड करो सब लोग, सभी लोग ऐड करो ना अपना। आ रहा है ना? अब उसमें लेकिन अगर हम ये गलती की है यहाँ पे, हमें ये वाला प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए था, हमें ये वाला प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए था, हमें प्रॉफिट ये वाला लेना चाहिए 50,000। चलो सर 50,000 लेते हैं यहाँ पे, सर यहाँ पे प्रॉफिट हम लेते हैं 50,000। चलो बिकॉज अगर हम ऊपर वाला प्रॉफिट ले लेंगे, ये वाला प्रॉफिट उठाएंगे जो मैंने अपडेटेड प्रॉफिट किया है, तो फिर इन सारे एक्सपेंसेस को हमको फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट ये वाला प्रॉफिट उठाते हैं ना, प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। और प्लस यहाँ पे इसमें कितना बढ़ गया है 9,000 रुपए, 9,000 रुपए ये बढ़ चुका है। कैसे? ये 9,000 और ये 18,000 वाला, अब इसको ऐड करिए कितना बचता है। गलत वो भी तरीका नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको देखो क्या लिखवाया है, प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया था, वो एक ह्यूमन एरर है, कंसेप्ट की गलती नहीं है। आप अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी लोगे और फिर ये खर्चे माइनस करोगे, सैलरी का, रेंट, टैक्सेस का, इंटरेस्ट ऑन लोन का, डेप्रिसिएशन का, सब कुछ एज इट इज आएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि बेटा ये वाला लो। क्यों? क्योंकि हमने एडजस्टमेंट सारी ऐसे की है जैसे कि हमने ये वाला प्रॉफिट लिया था। तो चलो 50,000 प्लस 9,000 प्लस 1,05,000 प्लस 8,100 प्लस 2,000 प्लस 23,000 प्लस 200 प्लस 2,000 माइनस 66,000 माइनस 2,400 आपका आता है 1,30,900। प्लीज चेक करो बेटा, 1,30,900 आता है क्या? हाँ सर 1,30,900 आता है क्या? यही प्रॉफिट है। देखिए सर 1,30,900 आता है क्या? 1,30,900 ये प्रॉफिट हो गया आपका, ये प्रॉफिट हो गया। तो सर एक जगह प्रॉफिट आया जब मैंने 44 एडी लगाया, जब सर मैंने 44 एडी लगाया, प्रेजेंटिव वाला लगाया, तो 6,72,690 आया। और जब मैंने नॉर्मल प्रोविजन लगाया, नॉर्मल प्रोविजन लगाया, तो सर मेरा प्रॉफिट आया है 1,30,900, 1,30,900। इज इट क्लियर विथ यू? इज इट क्लियर? समझ रहे हो? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब सर क्या हमें इसमें पढ़ना है? अब हम इसका ना एक बार वो देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं सर? सर इसका एक बार हम प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन कैसे किए गए। सबसे पहले लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर शिवम फॉर द असेसमेंट ईयर 30-24। सबसे पहले कंप्यूटेशन लिखिए, ये हेडिंग डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। नेट प्रॉफिट एज पर पी&एल कितना है? 50,000 रुपए। इन एडमिशिबल एक्सपेंसेस या लॉसेस, कौन से ऐसे खर्चे या लॉस हैं जिनको नहीं हम एडमिशन कर सकते हैं? तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 18,000 रुपए का था, एरर को सुधार दिए। सैलरी पेड टू ब्रदर अनरीजनेबल था, भैया 2,000 रुपए हम ब्रदर को ज्यादा पे किए हैं तो एड बैक करो। हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कैश में पेमेंट कर दिया, एड बैक करो 30,200 रुपए। डेप्रीशिएशन हम अलग से देखते हैं, तो जितना भी अभी हमने पीएल में डाला है उसको एड बैक कर दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेपरेटली कंसीडर्ड आइटम है, एड बैक कर दो। डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट 80G में जाता है सर, बिजनेस का खर्चा नहीं है, एड बैक कर दो। ठीक है ठीक है। आइटम टू बी डिडक्टेड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 9,000 रुपए है सर। आप चाहो ना तो इस वाले को क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में, मैंने देखा है टेस्ट पेपर चेक करते समय बच्चे गलती करते हैं, आप एक अपडेटेड या
या रेक्टिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट बना के सॉल्व कर लेना, अपडेटेड ट्रेडिंग या रेक्टिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट बना के सॉल्व कर लेना। ओके, इनकम फ्रॉम यूटीआई सर एग्जेम्प्ट होती है, चार्जेबल इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर ये वाली 2400 रुपए की इनकम हट जाएगी। बिजनेस इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन 1,96,900 यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन आ गया 66,000 रुपीज सर, 1,30,900 रुपए की बात यहाँ पे आ जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक की बात तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके सर जी, आपका ये भी सॉल्यूशन देखो मैंने कर दिया, ये भी सॉल्यूशन कर दिया। अब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन देख लीजिए। 4,20,000 ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था, 70,000 का सेट खरीदे थे, 490 होता है, 50,000 के दो सेट इस बार बेच दिए, 4,40,000 आ गया। इस टोटल पे 15% क्यों चार्ज किए हैं? क्यों? क्योंकि जितनी भी असेट थी यही असेट तो इस साल परचेज किए हैं, ये असेट भी 180 डेज और मोर यूज हो गई, और ये वाली असेट तो ऑलरेडी पिछले साल से चली आ रही है, तो 180 डेज और मोर है। इसका मतलब जो भी अमाउंट आएगा वो 180 डेज और मोर वाली असेट से रिलेटेड आएगा, इसलिए फुल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। और दूसरी बात, जो जीएसटी लायबिलिटी हैज बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) द सेम इज डिडक्टेबल, इसलिए सर वो डिडक्टेबल है, जीएसटी आपका डिडक्टेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर हमें तो नहीं लगता कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर किसी को कुछ भी देखना है, ओरल सॉल्यूशन करना है भाई, ओरल सॉल्यूशन करना है, किसी को कुछ भी समझना है या देखना है, नोट करना है, प्लीज कर लीजिए। सेम पे सर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप, सेम व्यू पे सर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। क्वेश्चन 8 के पहले इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं एक बार, सेम टाइप क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर राजू अब मैन्युफैक्चरर, भाई मैन्युफैक्चरर है, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगने वाला है, एट चेन्नई गिव्स द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2030। ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी दिया है, ट्रेडिंग पी&एल भी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2030। अब सीधे रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, क्या इसने रिक्वायरमेंट बोला है, सीधे अवसर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। Compute the total income of Mr. Raju for the assessment year 30-24, assuming he does not opt for the provision of section 115 BAC। 115 BAC तो डिलीट ही कर देना चाहिए, छोड़ो। राजू का टोटल इनकम निकालना है, मतलब एक बात याद रखना है, इसके पहले केवल पीजीबीपी की इनकम निकालनी थी, इस बार टोटल इनकम, इट मींस पीजीबीपी की इनकम तो होगी ही होगी, साथ में कुछ अदर इनकम भी होगी, भूलना मत उसको ऐड करना, भूल ना जाना, ऐड कर देना। अगर भूल जाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सर भूल मत जाना कि आपको अदर इनकम को ऐड करना है, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि अदर इनकम को ऐड करना है, बच्चे भूल जाते हैं, पीजीबीपी वाला एडजस्टमेंट करने के बाद अदर इनकम को ऐड करना भूल जाते हैं, आप मत भूलिएगा। इग्नोर एप्लीकेशन ऑफ 14A डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एग्जेम्प्ट इनकम। ओके, किसी एग्जेम्प्ट इनकम छोड़ दो, इग्नोर करना है तो इग्नोर करते हैं इस बात को। आइए सर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ गलतियां होंगी, गलतियां सुधारते हुए आगे चलेंगे। चलिए सर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ओपनिंग स्टॉक। ओके सर, ओपनिंग स्टॉक है, कुछ कुछ सेल्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, वेजेस एंड एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा 10,60,000 रुपया। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज, ओके, एसजीएसटी पेनल्टी, एसजीएसटी पेनल्टी सर, एसजीएसटी पेनल्टी। देखो कोई भी लॉ में अगर आपको पेनल्टी लगाई रही है तो आपको पेनलाइज कर रहा है, आपको दंड दे रहा है, तो जो भी किसी भी एक्ट की, लॉ की अगर कोई पेनल्टी होती है ना, तो वो कभी भी एक्सपेंस की तरह अलाउड नहीं होती है। मतलब मान लो जीएसटी ने, जीएसटी लॉ आपको पेनल्टी लगाया, बोला कि आपके ऊपर 20,000 रुपए की पेनल्टी है, ठीक है। अब आपने अगर उसको पी&एल के खर्चे में अलाउड कर दिया, तो सर ये पेनल्टी कहाँ की रह गई, ये तो आपका खर्चा मान लिया जाएगा। तो इतना याद रखना, कोई भी पेनल्टी जो ब्रीच ऑफ लॉ के लिए लगती है, पेनल्टी जो कि आपकी ब्रीच ऑफ लॉ के लिए लगती है, वो पी&एल में अलाउड नहीं होती है। बट अगर जीएसटी लॉ की कोई फीस होती, अज्यूम करो फी होती, लेट फी 3,000 रुपए फीस होती, फी 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 तो लेट फीस होती, तो ये सर फीस अलाउड है, पेनल्टी अलाउड नहीं है सर, फी अलाउड है, यहाँ पे 3,000 रुपए हो सकते थे। दूसरी बात सर, पेनल्टी भी सर दो तरीके की हो सकती है। देखो पेनल्टी दो तरीके की हो सकती है, एक तो मैंने आपको बताया ना लॉ की, ब्रीच ऑफ लॉ की, एक होती है सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। क्या मजाक करते हो सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की? हाँ, अज्यूम करो जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो में हुआ कि सर
21 Jan 2023 तक ये मेट्रो बना के हमें दे देना। मेट्रो बनाने वाली कंपनी ने बोला ठीक है। उसके बाद उसने बोला अगर इस डेट तक मेट्रो बना के नहीं दोगे ना तो 1 लाख रुपया पर डे का हम पेनल्टी मार देंगे। मेट्रो बनाने वाली कंपनी ने कहा ठीक है हम बना के देंगे। लेकिन मेट्रो बनाने वाली कंपनी ने क्या दिया, 25 Jan 2023 को पकड़ाया। 2021 तक देना था तो 21 तक देना था, 22, 23, 24 3 दिन एक्स्ट्रा लगा दिए। तो जो 3 लाख रुपए के पेनल्टी लगी वो ब्रीच ऑफ लॉ के कारण नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण है। टाइमली कंप्लीशन नहीं किया इन्होंने वर्क, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इसलिए पेनल्टी लगी 3 लाख। तो सर ये 3 लाख रुपए की पेनल्टी भी पीएनडल में अलाउड होती है। फीस अलाउड होती है, पेनल्टी अलाउड होती है, लेकिन पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ अलाउड नहीं होती है। सर यहां पे देखो आपको क्या बोला इसने, एसजीएसटी की पेनल्टी 5,000 रुपए। सर ये कभी भी अलाउड नहीं होगा सर, इसको खर्चे को एड बैक करना पड़ेगा। ओके ओके सर आगे बढ़ते हैं। जीएसटी पेड 1,10,000 ओके है सर। जनरल एक्सपेंसेस 54,000 ओके। इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑन मशीन टर्म लोन, मशीनरी के लिए कोई टर्म लोन लिए थे उसका लोन है ओके है सर। डेप्रिसिएशन 2 लाख ओके है सर। नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए ओके। डेप्रिसिएशन हमने क्या बोला है, ऑलवेज एड बैक कर देना। ठीक है सर आगे आए। हाँ सर। सर बाई डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, सर क्या ये पीजीबीपी की इनकम है? नहीं सर, सेपरेटली कंसीडर्ड है। ये क्या है, सेपरेटली कंसीडर्ड आईएफओएस का आइटम है। सर दूसरा बाई इनकम फ्रॉम 1,80,000 एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सर ये भी आईएफओएस है, साथ ही साथ सर ये तो एग्जेम्प्ट भी है। आईएफओएस भी है सर, एग्जेम्प्ट भी है। तो सर जब यहाँ पे इनकम ही निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो हमको इनकम निकालनी है तो सबसे पहले हमने क्या उठाया, नेट प्रॉफिट। ये वाला 5 लाख रुपए का मेरा क्या है सर, नेट प्रॉफिट है। मेरा 5 लाख रुपए का क्या है, नेट प्रॉफिट है। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद सर ये 5,000 रुपए का खर्चा मैंने ज्यादा दिखा दिया है। ये खर्चा नहीं दिखाना था, ये खर्चा मेरे प्रॉफिट को घटा रहा होगा ना। ये खर्चा नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता। तो सर प्रॉफिट बढ़ा दिए। आ गया यार, हाँ आ गया सर। प्रॉफिट बढ़ा दिए 5,000 रुपए से, सर प्रॉफिट मैंने बढ़ा दिया, एड बैक कर दिया ओके सर। सर डेप्रिसिएशन ऑलवेज ऑलवेज एड बैक कर दिया जाता है। हाँ सर ये वाला पीएल अकाउंट का डेप्रिसिएशन सर मैंने 2 लाख रुपए एड बैक कर दिया। इसके बाद सर इस वाले नेट प्रॉफिट में कुछ सेपरेटली कंसीडर्ड इनकम भी है जो मेरी आईएफओएस की थी, उसको भी माइनस कर दीजिए सर। 15,000 रुपए ये वाली इनकम माइनस हो जाएगी, 1,80,000 रुपए ये वाली इनकम माइनस हो जाएगी। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर ओरल सॉल्यूशन होंगे, मजा ही आ जाएगा अभी। सर बिल्कुल मजा आ रहा है, आगे पढ़ते हैं। साइड में सॉल्व कर ले जाओगे बता रहा हूं। चलो, फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 22-23। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए कुछ और आपको बातें बता रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है ना, इसके अंदर की बात बता रहा है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आपके 3,26,000 रुपए जो हैं, 3,26,000 में 46,000 इसमें एज अ कमीशन इंक्लूडेड है जो आपने ब्रदर को दी है। द कमीशन अमाउंट एट द मार्केट रेट इज 36,000 रुपए। कमीशन का अमाउंट 36,000 रुपए ही बनता है मार्केट के हिसाब से। आपने अपने भाई को 46,000 दिए हैं, आपने अपने भाई को 10,000 रुपए ज्यादा दिए हैं, जो कि अनरीजनेबल है, जो कि अनरीजनेबल है। इसलिए सर आपकी इनकम यहाँ पे 10,000 रुपीज से बढ़ा दी जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर विथ यू? यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। दूसरी, एसएससी पेड 33,000 इन कैश टू अ ट्रांसपोर्ट कैरियर ऑन 29th of December 2022. This amount is included in manufacturing expense. Okay, sir. Assume that the provision of TDS are not applicable to this payment. अब आप में से कुछ लोग कहोगे सर 10,000 रुपए से ऊपर का खर्चा डिसअलाउड नहीं। ट्रांसपोर्टर को 35,000 रुपए तक का खर्चा अलाउड कर सकते हो ना। और वहां पे कहीं टीडीएस तो पढ़ा ही नहीं था कि वो टीडीएस काटने की बात करेगा ट्रांसपोर्टर के पेमेंट को। तो ट्रांसपोर्टर के पेमेंट को टीडीएस काटने की बात करते ही नहीं है। 35,000 रुपए तक कैश में दे सकते हैं। तो सही तो लिखा है, कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं बॉस, नो ट्रीटमेंट। जो है वो सही है, कोई ट्रीटमेंट होने वाला ही नहीं है। ठीक है, ये आपको बेवकूफ बनाने की बात हो गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अ सम ऑफ 4,000 पर मंथ वाज पेड एज सैलरी टू अ स्टाफ थ्रू आउट द ईयर। 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से किसी स्टाफ को सैलरी जा रही है, एंड दिस इज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो रही है भाई। ये देखो यहाँ पे जो सैलरी है ना, सैलरी कहीं ना कहीं होगा।
इसमें वो आया नहीं। सर छूट गया ये खर्चा दिखाना, तो खर्चा दिखा दो। 4000 इंटू 12 दैट इज कितना हुआ? 48,000 माइनस हो जाएगा। 48,000 का खर्चा हो गया यहाँ पे। ओके सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31 मार्च 2023 was 20,000 एंड द बैलेंस was पेड इन नवंबर 2023। ओके, अब आओ भाई, ये लाइन की बात है, बहुत मजे की बात है। बैंक इंटरेस्ट आपका कितना है? 60,000 रुपीज। अब ये देखो क्या बोले हैं ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बैंक का इंटरेस्ट जो आपका है 60,000 रुपीज का आपका बैंक का इंटरेस्ट है। इसमें से 20,000 रुपीज आपने कब पे कर दिया? मार्च 2023 तक, मार्च 30 तक पे कर दिया। लेकिन जो बाकी का 40,000 रुपए का खर्चा है वो आपने नवंबर 2023 में किया है। और मैंने आपको सेक्शन 43 बी में क्या बताया है कि इस तरीके के खर्चे, जैसे कि अभी जीएसटी के अमाउंट के लिए भी आया था, इस ईयर एंड के ड्यू रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक हो जाना चाहिए पेमेंट। अगर पेमेंट हो गया ईयर एंड के रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक, तब वो खर्चा अलाउड होता है, वरना डिसअलाउड हो जाता है। तो सर ये इसकी ड्यू डेट आती है 31 ऑफ अक्टूबर 2023। 31 अक्टूबर 2023 तक भी अगर ये 40,000 पेमेंट हो गया होता ना तो खर्चा अलाउड हो जाता। बट सर ये नवंबर में हुआ है, मतलब 60,000 इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 20,000 का खर्चा अलाउड होगा, 40,000 का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। 40,000 का खर्चा नहीं मिलेगा। इन्होंने 60,000 पूरा खर्चे में दिखाया है, जो कि गलत है। तो सर यहाँ पे आप सीधे करोगे, जहां पे आपने 60,000 रुपए खर्चा दिखाया है ना, बट एक्चुअल में इनकम टैक्स एक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग केवल 20,000 खर्चा अलाउड होना चाहिए। आपने 40,000 रुपए का खर्चा ज्यादा दिखा दिया है, तो भाई 40,000 रुपए ऐड कर दो। आपने 40,000 रुपए का ज्यादा खर्चा दिखाया था ना, माइनस किया था ना प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालते समय, तो ऐड कर दो, प्रॉफिट बढ़ा दो 40,000 रुपए से। आगे आइए, मजा आएगा भाई, अभी मजा आएगा। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000 रुपए। अच्छा, हाउसिंग लोन रीपे करते हो तो उसको किस क्लेम में, कहां से? 80C में सर डिडक्शन मिलता है। चैप्टर नंबर 7 भी पढ़ा चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 भी पढ़ा चुके हैं, नालायक। हाँ सर। एंड इट्स रिलेट टू अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय हिम इन प्रीवियस ईयर 21-22 फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाज 23,000 रुपीज। हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ाया था कि इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस आता है, जो कि 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ के लिए भी एलिजिबल है। याद आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ाया था, हाउस प्रॉपर्टी भी पढ़ाया था। तो सर ये जो 23,000 रुपए है ना, सर ये 23,000 रुपए का लॉस है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हमको मिलेगा कितना? 30,000 रुपए का। क्योंकि इसने हमसे बोला टोटल इनकम निकालो, तो पीजीबीपी की इनकम निकालेंगे, साथ साथ डिडक्शंस 80C की डिडक्शन भी देंगे, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है ना उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट 24B, सेक्शन 24B सबसे पहले क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस, उसके बाद आता है नेट एनुअल वैल्यू, उसके बाद 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें नहीं मिलेगा। 24B सर इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन आया 30,000 रुपए, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया 30,000 रुपए, और ये 50,000 रुपए प्रिंसिपल रीपेमेंट सेक्शन में चल जाएगी 80C में। इतना क्लियर हो ही गया है सर। उसके बाद बात करते हैं, हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम केनरा बैंक, दीज अमाउंट वर नॉट डील्ड विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन अबव। पीएल अकाउंट जो ऊपर है ना, उसमें इस अमाउंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया, इसलिए हम यहाँ पे इसको कुछ भी एडजस्ट नहीं करेंगे, कंसीडर सेपरेटली कर देंगे। ओके बॉस, आगे पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर द एक्ट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेप्रिसिएशन निकाला जाए। ओके, डब्ल्यूडीवी ऑन 31 मार्च 2022 माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ 21-22 11,90,000। ओके सर। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 2 लाख रुपए का। टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख रुपए का। ओके ओके, देखो यहाँ पे बड़ी मजे की बात आ गई। इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1) सबसेक्शन 2A। सर ये मैन्युफैक्चरर तो है, लेकिन एडिशनल डेप्शन नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन ही कह दिया एडिशनल डेप्शन नहीं लगाना है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम होगा? देखो, 11,90,000 रुपए का आपका डब्ल्यूडीवी है, 2 लाख रुपए का आपने कुछ असेट ऐसा खरीदा है जिसको आपने 180 डेज और मोर यूज किया, और लेस देन 180 डेज वाले भी कुछ असेट हैं, लेस देन 180 डेज वाले। टोटल एडिशन आपका हुआ है 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए के आपने असेट कर दिए, आपने 4 लाख रुपए की असेट कर दी, जिसमें से 2 लाख की असेट 180 दिन से ज्यादा यूज की थी। तो भाई कॉमन सेंस है ना, बाकी बची हुई 2 लाख की असेट 180 दिन से कम यूज की होगी। आपने 4 लाख की असेट कर दी, जिसमें से 2 लाख की असेट 180 दिन से ज्यादा यूज की। ये तो कॉमन सेंस की बात है, मतलब बाकी 2 लाख की असेट 180 दिन से कम यूज की होगी।
तभी ना ऐसा लिखे हैं, 4 लाख की एसेट कर दी, 4 लाख की एसेट कर दी और हमने लिखा कि 2 लाख की एसेट 180 दिन से ज्यादा यूज की है। इसका मतलब बाकी बची हुई 2 लाख की जो एडिशन हुई है वो 180 दिन से कम यूज हुई होगी। कॉमन सेंस भाई, टोटल 4 लाख की कर दे, 2 लाख 180 दिन से ज्यादा यूज किए तो बचे हुए 2 लाख 180 दिन से कम यूज किए। डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 15%। तो सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। सर इस पे डेप्रिसिएशन जाएगी 15%, इस पे जाएगी 15% और जो 180 दिन से कम यूज हुआ उस पे जाएगी सर 7.5% के हिसाब से। डेप्रिसिएशन निकालिए तो 11,90,000 डेप्रिसिएशन निकालिए 11,90,000 का 15% 1,70,000 11,90,000 है क्या, प्लस 2,00,000 का 15%, टू इन दोनों का आ गया 20,8500 और 2 लाख का 7.5% के हिसाब से आता है सर 15,000 रुपए। तो सर अगर आप प्लस 15,000, सर टोटल डेप्रिसिएशन आएगी 2,23,500 की, 2,23,500 की सर टोटल डेप्रिसिएशन आती है। तो सर यहाँ पे आ जाइए, डेप्रिसिएशन माइनस करिए, माइनस 2,23,500, 223,500 माइनस, देखिए सर यही आपकी भी आई होगी 223,500। ओके ओके सर, यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे कुछ कह रहा है? आगे कुछ नहीं कर रहा है। सर एक बार इसको जोड़िए ना, इसको एक बार एडजस्ट करिए प्लीज, प्लीज दोस्त इसको जोड़ो। सबसे पहले सर 5 लाख का प्रॉफिट था, प्लस 5,000 प्लस 2 लाख प्लस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 1,80,000, माइनस 15,000 माइनस 1,80,000 सर, प्लस नहीं माइनस 48,000, माइनस 48,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 माइनस 2,23,000 माइनस 2,23,500 दैट इज 2,88,500 आ रहा है। सर यहाँ पे आपका आ रहा है 2,88,500, इधर आ जा मेरे भाई, 2,88,500। एक बार चेक करो कि यही इसका रियल इनकम आ रही है क्या? 10,000 जोड़ेंगे, 48,000 जोड़ेंगे, 40,000 जोड़ेंगे, 5,000 जोड़ेंगे, 48,000 जोड़ेंगे क्यों? यहाँ पे ये एक गलती मैंने की, यहाँ पे ये एक गलती नहीं कहेंगे हम इसको गलती नहीं कहेंगे। एक सेकंड अप्रोच मैंने लिया है, इंस्टीट्यूट ने सेकंड अप्रोच लिया है, दो अलग अलग अप्रोचेस लिए हैं। अभी हम बता रहे हैं, गलत मत समझना कहीं पे भी। सुनो, इंस्टीट्यूट ने दो, इस क्वेश्चन के दो अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं। मैंने जो अप्रोच लिया है वो था कि एक्सपेंस दिखाया नहीं गया तो रेक्टिफाई कर दो। इंस्टीट्यूट ने अलग अप्रोच लिया है। भाई गजब क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लिखो ना क्वेश्चन, ये भी जो मैं करवाया हूं ये भी सही है और इंस्टीट्यूट वाला भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आओ, इंस्टीट्यूट वाला भी हम अभी आपको दिखा रहे हैं। देखो अल्टरनेट व्यू, आओ आओ आओ, बड़ा मजा आएगा बेटा, बड़ा सही क्वेश्चन है। अल्टरनेटिव व्यू, it is also possible to take a view that the salary not recorded in the books of account were an erroneous omission। हम ऐसा मान सकते हैं कि जो सैलरी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाई है वो एक एरर है। एंड दैट द एसएससी हैज ऑफर्ड टू सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम। और एसएससी बाद में बताता है कि देखो देखो सर ये गलती हो गई है, पे छूट गया है, ओमिशन है। इन सच अ केस द सेम शुड नॉट बी एडेड बैक। ऐसा होने पे उसको एड बैक नहीं कर सकते हैं as unexplained expenditure but would be allowed as deduction while computing the profit and gain from business and profession। तो अब हम उसको अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर की तरह एड बैक नहीं करेंगे बल्कि हम उसको एज ए एक्सपेंस माइनस करेंगे, जो कि मैंने किया है। बट इंस्टीट्यूट ने एक दूसरा भी यहाँ पे आपको व्यू लिया है कि वो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है। वो क्या होता है वो भी बताएंगे। पहले आप यहाँ तक कर लो, पहले आप इसको यहाँ तक देख लो एक बार बेटा टोटल चेक करो। इसको आप एक बार टोटल चेक करो भाई, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एक बार टोटल चेक करो प्लीज प्लीज यार, एक बार टोटल चेक करो। कहाँ गया ये टोटल? अब आपको दिख रहा होगा पूरा, एक बार टोटल चेक कर लो प्लीज, टोटल चेक करो जरा एक बार। यही आ रहा है? देखो सर यहाँ तक करने के बाद अभी कुछ लिखना मत। अब सर हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने बात की हाउस प्रॉपर्टी की। इसके बाद सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी आएगा, इसके बाद सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी आएगा जो कि 23,000 का है। हाँ सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी आएगा 23,000 का है। इसके बाद सर एक चीज वो भी आएगी 80C की डिडक्शन भी आएगी।
इसके बाद सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी आ गया। उसके बाद सर आईएफओएस भी है। आईएफओएस देखो ऊपर, आईएफओएस में सर ये इनकम एग्जेम्प्ट है और 15,000 रुपए ये इनकम आएगी। ओके सर, आईएफओएस की इनकम लिख दीजिए 15,000 रुपए। क्लियर है? हाँ सर, देखो हम तो उनको पढ़ाने के लिए बैठे, हम सही से पढ़ा रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ये मेरा पीजीबीपी हो गया, ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ये मेरा आईएफओएस हो गया डिविडेंड वाला। तो टोटल इनकम कितनी है बताओ, बोलो जल्दी बाबू। टोटल इनकम आ जाएगी -80C की डिडक्शन देंगे, कितनी हम 50,000 रुपए है। हाँ सर, -50,000 रुपए यहाँ पे 80C की डिडक्शन दे देंगे, अब यहाँ पे इनकम आएगी। तो प्लीज करो 2,88,500 -23,000 प्लस 15,000, दैट इज टोटल इनकम आपकी आ गई 2,80,500 और -50,000 कर दीजिए किस बात का सर, आपको जो डिडक्शन देंगे तो दो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 2,30,500, 2,30,500। ठीक है सर। ये एक व्यू था। दूसरा व्यू इन्होंने क्या कहा कि 48,000 वाली जो ये खर्चा है ना, इसको अगर हम यहीं पे आ जाओ, 48,000 वाली जो ये खर्चा है, इसको अगर हम खर्चा ना माने, हम इसको एरर ओमिशन नहीं माने, हम मानते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है। मतलब ये खर्चा तो कर दिए लेकिन बता नहीं पा रहे हो कि ये खर्चा करने के लिए पैसे कहां से लाए थे। सुनो मेरी बात, खर्चा तो कर दिए लेकिन बता नहीं पा रहे हो खर्चा करने के लिए पैसे कहां से लाए थे, तो उस केस में उसको बोला जाता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। खर्चा किए, खर्चा करने के लिए पैसा कहां से लाए नहीं बता पाए, तो कमाए होगे तभी ना खर्चा किए होगे। तो बोलते हैं अगर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है तो सर ये इनकम का पार्ट बन जाता है, 48,000 जुड़ जाता है। और जैसे ही 48,000 जुड़ेगा तो सर यहाँ पीजीबीपी की आपकी इनकम कितनी हो जाएगी बताओ, 2,88,500 प्लस 48,000 प्लस 48,000। तो सर ये वाली इनकम आपकी जैसे ही ये 48,000 जुड़ेगा, माइनस नहीं होगा तो -48,000 को हटा के प्लस 48,000 करो तो सर आपकी इनकम आ जाती है 3,84,500, 3,84,500 माइनस, अब हाउस प्रॉपर्टी इसमें से माइनस करो, -23,000 प्लस आईएफओएस जोड़ दो प्लस 15,000, आपकी टोटल इनकम आएगी 3,76,500 माइनस 80C का 50,000 रुपए भी दे दो तो सर आपकी टोटल इनकम कितनी आती है 3,26,500। इज इट क्लियर विथ यू? मैंने दोनों व्यू बता दिया। अब आइए सर इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इंस्टीट्यूट बोलती है पीजीबीपी 5 लाख रुपए का आपका नेट प्रॉफिट है, एक्सेस कमीशन 10,000 रुपए जो दिए वो, दूसरा 35,000 रुपए ट्रांसपोर्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरा सैलरी पेड टू स्टाफ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको इन्होंने एरर या ओमिशन नहीं माना, इन्होंने बोला अज्यूमिंग दैट, भाई अजम्पशन की बात है, दोनों व्यूज सही है, दोनों व्यूज इंस्टीट्यूट भी देती और दोनों व्यूज से मैंने सॉल्यूशन भी करवा दिया। अज्यूमिंग दैट द एक्सपेंडिचर इज इन द नेचर ऑफ अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, खर्चा कर दिया बता ही नहीं पा रहे पैसा कहां से कमाए थे, एंड hence it is deemed to be the income as per section 69C and would be taxable at the rate 60% under section 115 BBE। मतलब अगर कोई खर्चा किए हो और नहीं बता पा रहे हो कि उसकी इनकम कहां से आई थी तो उसको अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर बताया जाता है और इनकम बना के 60% का टैक्स लिया जाता है। नो डिडक्शन लॉबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। तो सर 48,000 ऐड कर दिए, बैंक लोन जो आपका इंटरेस्ट रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के बाद आप इंटरेस्ट का पेमेंट किए हो वो एड बैक कर दिए, जीएसटी की जो पेनल्टी थी वो एड बैक कर दी है और डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए का ऐड किए। उसके बाद सर डिविडेंड जो आपका आईएफओएस का था उसको आपने माइनस किया पीजीबीपी इनकम से, एग्रीकल्चर इनकम को माइनस किया पीजीबीपी इनकम से, डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया इनकम टैक्स एक्ट वाला, तो आपका 3,84,500 इनकम आई। बॉस देखो यहाँ पे आपकी भी 3,84,500 इनकम ही आई है। आप एक कॉर्नर में, आपको इतना मैंने अच्छा बना दिया है अब कि आप इस कॉर्नर में जो चीज सॉल्व कर ले रहे हो यही उन्होंने यहाँ पे अला के पूरा ऐसे लिख लिख के कर रहे हैं। बहुत इजी है, अब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते जाओगे और सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, उसके बाद सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको पता है एनुअल वैल्यू नील होती है, 24B लग गया इंटरेस्ट, सर लॉस आ गया 30,000 रुपए का। ग्रॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड टैक्सेबल होता है इसलिए डिविडेंड आईएफओएस में लेंगे। आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो 15,000 रुपए की डिविडेंड इनकम भी आ गई। ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 3,76,500 लेस डिडक्शन एटीसी वाला जो कि प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है 50,000 रुपए, 3,26,000 टोटल इनकम आ गई।
आपकी यहाँ पे भी 3,26,500 टोटल इनकम थी। 3,26,500 टोटल इनकम आ गई थी। एज इट इज मैच कर गया बेटा, इतना आसान है, मजा ही आ जाएगा पढ़ के। वर्किंग नोट, अब आपको नोट्स क्या दिखाने हैं, आपने नोट्स जो दिखाने वो मैंने बना भी दिए कहीं ना कहीं, आपको जो जो नोट्स दिखाने, देखो मैंने ये वाला नोट बनाया, ये वाला नोट आपको दिखाना है डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन 2,23,500 कैसे आया भाई, जो असेट्स 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है 15%, और जो असेट 180 दिन से कम यूज हुई है उस पर 7.5% के रेट से। अल्टरनेट व्यू में एक व्यू मैंने आपको लेके बता दिया कि भैया वो जो सैलरी का खर्चा था ना उसको ओमेशन मान के किए तो क्या आंसर आता है, और उसी को अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर मान के सॉरी अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर मान के किए तो क्या सॉल्यूशन आएगा, दोनों मैंने बता दिया। दूसरी बात कहता है देयर इज अ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इज नॉट फॉर, इसको छोड़ दो, नॉट फॉर डिले ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, ऐसा माना जाता है कि भाई जो इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी है, अच्छा पढ़ लो, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इज नॉट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स और वैट और जीएसटी बट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्टेट टैक्स एंड वैट एंड एक्ट ऑफ जीएसटी लॉ। बोलते हैं कि जो पेनल्टी गई है ना वो मानते हैं कि इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी नहीं है बल्कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ डिले पेमेंट है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सॉरी इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर नॉट डिले द टैक्स अमाउंट है बल्कि वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन है, इस चीज को मानते हैं, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन मानते हैं। ठीक, पेनल्टी नहीं मानते हैं कि लेट से आपने पेमेंट किया इसके लिए पेनल्टी है। द लेवी इज नॉट कंपनसेटरी एंड देयरफॉर नॉट डिडक्टेबल, अगर लेवी कंपनसेटरी नहीं है तो डिडक्टेबल नहीं है, और अगर लेवी कंपनसेटरी है तो डिडक्टेबल इन नेचर हो जाती है। लेकिन अगर आप जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना तो आप कंफ्यूज करते जाओगे, आप एक सिंपल रूल फॉलो करो कि अगर किसी लॉ की ब्रीच ऑफ लॉ की कोई पेनल्टी है तो वो नॉट डिडक्टेबल होती है, कंपनसेटरी है कि नहीं है आप एजम्पशन लगाना छोड़ो, एग्जाम पास में है आप डायरेक्ट उसको पीएल में खर्चा डिस अलाउड करो। ठीक है, ठीक है, किसी भी लॉ की ब्रीच ऑफ लॉ की पेनल्टी एडमिसिबल एक्सपेंडिचर नहीं होती है। इज इट क्लियर? हाँ सर, ये भी अपने को क्लियर है। चलो यहां तक क्लियर है। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 बचा है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर आपका 8 बचा है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, 10 मिनट में हो जाएंगे, बट और इसका तो मैंने डायग्राम भी बना के रखा है आप लोगों के लिए, थोड़ा जल्दी करा दूंगा आपको। आप लोगों में से इसमें से किसी को कुछ भी नोट करना है तो मेरी रिकमेंडेशन होगी भाई नोट कर लो, सब कुछ मैंने लिखा है, दोनों सॉल्यूशन मैंने दे दिए हैं आपको, आप दोनों सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, देख सकते हो एकदम आराम से। ओके, बोलो भाई लोग बोलो। हाँ सर बिल्कुल।